चलिए, तो बेटा लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, मनी मार्केट टॉपिक स्टार्ट करा था हमने सीए फाउंडेशन में। और मनी मार्केट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पहला है डिमांड फॉर मनी, फिर है मनी सप्लाई, और फिर है मॉनेटरी पॉलिसी। लेंथ की बात करें, चैप्टर ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से जो हमने लास्ट क्लास में बेटा करा था उसको मैं रिवाइज कराऊंगा, और उसके बाद हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे फटाफट। अब अगर मैं आपसे बात करूं बेटा मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट में मैंने डिमांड फॉर मनी टॉपिक करवाया था, और उसमें सबसे पहले मैंने आपको मनी का मतलब बताया था। तो मनी क्या है बेटा? मनी कुछ भी ऐसी चीज जो कॉमनली एक्सेप्टेड होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो आपको मीन्स ऑफ पेमेंट देती है, और आप इससे परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर सकते हो। सेकंड चीज मैंने बताई थी, ये सेट ऑफ लिक्विड एसेट्स होता है, और ये इंपैक्ट डालता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, और ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों की फॉर्म में मनी हो सकता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो जनरली एक्सेप्टेड होता है, ड्यूरेबल होता है नेचर में, इजिली रिकॉग्नाइजेबल होता है, पोर्टेबल यानी ट्रांसफरेबल होता है, इसको आप इजिली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब पर्टिकुलरली एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है आरबीआई, वही बनाता है, ऐसे नहीं हर कोई बना सकता है, और ये डिविजिबल होता है स्मॉलर पार्ट्स में। फिर फंक्शन की बात करूं, तो बड़ा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बेटर देन बार्टर सिस्टम है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू देता है, मनी जो है उसे स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो इजिली। इसके बाद हम गए थे डिमांड फॉर मनी। भैया डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है? तो मैंने बताया बेटा डिमांड फॉर मनी जो है वो एक्चुअली डिमांड फॉर मनी होती क्या है? सर डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांड फॉर लिक्विडिटी। डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली व्हाट? डिमांड फॉर लिक्विडिटी। एक सेकेंड। डिमांड फॉर मनी इज व्हाट? डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड टू डिमांड टू स्टोर वैल्यू। इन अदर वर्ड्स पीपल डिमांड फॉर मनी ताकि वो कमांड कर पाए रियल गुड्स एंड सर्विसेज की। ये आपको मनी की डिमांड में समझना है कि बेसिकली मनी की डिमांड क्यों होती है। लोगों को मनी की डिमांड से, क्योंकि उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है, तो वो फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विस की कमांड कर पाए, इसीलिए उन्हें मनी की रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई डिमांड फॉर मनी एग्जिस्ट। अच्छा, फिर कौन कौन से वो फैक्टर्स है जिनसे डिमांड फॉर मनी अफेक्ट होता है? तो मैंने बताया देयर आर 4 फैक्टर्स। पहला था प्राइस लेवल। सर प्राइस लेवल में याद रखोगे, अगर इकोनॉमी में प्राइस ज्यादा है तो आपकी डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर इकोनॉमी में इनकम और एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो आपको फिजिकली डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। थर्ड है इंटरेस्ट रेट। अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो फिर आपको जो इंटरेस्ट का लॉस है वो कम ज्यादा होने का खतरा है, तो आप अपने पास डिमांड फॉर मनी कम रखोगे, आप कोशिश करोगे ज्यादा पैसा बैंक में रहे ताकि इंटरेस्ट का लॉस ना हो। और लास्ट है बेटा इनोवेशन। अगर मार्केट में इनोवेशन, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आ रही है, तो आपकी फिजिकल मनी की डिमांड कम रहेगी, क्योंकि आपको पता है जी मेरे पास डेबिट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल। अब ये सारे तो बेसिक्स हो गए, अब हम मेन मुद्दे पे गए थे, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन चीज है, वो है थ्योरीज। अब डिमांड फॉर मनी में मैंने आपको बताया था अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी है। अब इन्होंने क्या बोला है समझो। सबसे पहले सबसे पहली जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो है क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसे हम क्लासिकल अप्रोच, फिशर वर्जन, ट्रांजैक्शन अप्रोच, इक्विटेशन ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अब ये मैंने आपको पढ़ाई। इसमें मैंने आपको याद है क्या बताया था बेटा? ये आयरिंग फिशर ने दी थी, येल यूनिवर्सिटी के, इनका बुक था क्या? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसमें इन्होंने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बताया था बेटा इन मनी एंड प्राइस लेवल। इसमें इन्होंने बताया था कि भैया जो लोग हैं उन्हें डिमांड फॉर मनी होती है फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज, फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज। इन्होंने बोला जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन आप करोगे उतनी आपको डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो मेन सबसे चीज है वो है ये इक्वेशन जो आपकी फिशर ने दी थी, विच इज पीटी इज इक्वल टू एमवी। पी स्टैंड फॉर एवरेज प्राइस लेवल, टी स्टैंड फॉर वॉल्यूम या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, एम इज द मनी सप्लाई, और वी इज द वेलोसिटी। तो पीटी एमवी ये याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये फिजिकली एक्चुअल मनी के लिए है। बाद में आयरिंग फिशर ने इसे क्रेडिट मनी के कॉन्टेक्स्ट में भी लगाया, तो उन्होंने लिखा पीटी इज इक्वल टू एमवी प्लस एम डैश वी डैश। अब एमवी तो एक्चुअल मनी के लिए है, और एम डैश वी डैश जो है ये टोटल क्रेडिट मनी है, और वी डैश इज टोटल वो जो वेलोसिटी है क्रेडिट मनी की वो। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी आएगा, थ्योरी भी आ सकती है, प्लीज ढंग से याद रखिएगा। अच्छा, फिर आफ्टर क्यूटीएम हम इसके सेकंड वर्जन पे गए, थोड़ा बेटर अप्रोच। इसके बाद बेटा सेकंड अप्रोच थी कैम्ब्रिज अप्रोच, और नियो क्लासिकल अप्रोच, और कैश बैलेंस अप्रोच, सारे नाम याद रखिएगा। और इसमें कैम्ब्रिज अप्रोच में क्या बताया? इन्होंने बोला कि डिमांड फॉर मनी इज फॉर टू मोटिव्स। एक तो आपका ट्रांजैक्शन मोटिव है जो पहले से ही बताया था क्लासिकल अप्रोच में, और नियो क्लासिकल ने बोला कि लोगों को ट्रांजैक्शन के साथ साथ प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए भी मनी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे एक तो ट्रांजैक्शन मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो गया, और प्रिकॉशनरी मोटिव में बेटा क्या आ गया? प्रिकॉशनरी मोटिव में आ गया कि आपका जो अनसर्टेनिटी है, जो फ्यूचर है, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन,
तो कभी भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आप पैसा दो तरीके से रखना, एक तो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए और एक प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए, विच इज फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए। रही बात इसकी इक्वेशन की, बड़ी सिंपल इक्वेशन बेटा, डिमांड फॉर मनी एमडी इज इक्वल टू के टाइम्स पी वाई। अब पी वाई याद रखना, पी जो है वो है प्राइस लेवल करंट का प्राइस, और वाई जो है वो रियल नेशनल इनकम। तो जब आप रियल नेशनल इनकम को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो पी वाई जो है वो है नॉमिनल नेशनल इनकम, और इसमें के जो है वो कैम्ब्रिज का के है, कैम्ब्रिज मल्टीप्लायर बोलते हैं इसे। कैम्ब्रिज मल्टीप्लायर बेसिकली क्या था, ये था वो अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम जो आप जनरली होल्ड करते हो एज कैश बैलेंस। तो आपकी जो इक्वेशन थी एमडी इज इक्वल टू के टाइम्स पी वाई। अच्छा पहले बताओ मुझे, क्या इन दोनों अप्रोचेस में यहां तक कोई भी दिक्कत? मैंने दो अप्रोच मेजर करवा दिए, क्यूटीएम और कैम्ब्रिज। अब मुझे केन्जियन थ्योरी करानी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है, वो करानी है। और उसके बाद कुछ छोटी छोटी बिल्कुल एक एक पैराग्राफ की पोस्ट केन्जियन थ्योरीज बतानी है। बट पहले मुझे बताइए, क्या इन दोनों अप्रोचेस में यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से बेटा मैसेज, या जैसे भी आपको बताना है फटाफट। नो सर, कोई दिक्कत। एकदम क्लियर है सबको? जल्दी बोलो भाई। यश, यस यश, सर, सिद्धार्थ, क्लियर है। रिया, रिया, यस सर। नेहा, निकिता, नुपुर, कार्तिक, यस सर, हर्ष, क्लियर गुनगुन, है। चिराग, बेटा सबको क्लियर है? ध्रुवांश बेटा सबको एकदम डन? यस सर। बहुत बढ़िया। तो बेटा आज जो है फिर हम अपनी थर्ड अप्रोच में चलते हैं, और ये थर्ड अप्रोच आपको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि ये ना सबसे एडवांस है। अब देखो, पहली वाली ने बोला कि भैया मनी की डिमांड होती है फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव ओनली। फिर सेकंड कैम्ब्रिज आई, कैम्ब्रिज ने बोला मनी की डिमांड होती है ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। अब जो लास्ट थर्ड अप्रोच आपको पढ़नी है बेटा, जो मेन है, इसके अलावा तीन और है पोस्ट केंद्रीय, लेकिन जो अभी मेजर तीन है वो कौन सी है? तो आप क्या करेंगे, आप मेरे साथ हेडिंग डालेंगे थर्ड अप्रोच की। हाँ जी, आप मेरे साथ हेडिंग डालेंगे बेटा थर्ड अप्रोच, जिसका नाम है द किन्जियन थ्योरी। और करके इसको बेटा हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी, आपको ऑलरेडी सारे मैटर पता है, बस थोड़ा सा मैटर लग जाएगा, बस थोड़ा सा बस। अब क्यूटीएम ने बोला था कि मनी की डिमांड होती है फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, पहले दिमाग में ये बिठाओ। कैम्ब्रिज ने बोला कि मनी की डिमांड होती है फॉर ट्रांजैक्शन एज वेल एज फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव। अब जो केन्जियन थ्योरी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, ये क्या बोलेगी, जरा समझने की कोशिश करना। आप लिखेंगे मेरे साथ, इसमें लिखना बेटा, सबसे पहले आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, केन्जियन या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, आराम से लिखना बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू कीनेस, कॉमा, people hold money in cash for नंबर 1, और आपको ऑलरेडी पता है सबसे पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव, जो आपको क्यूटीएम में या क्लासिकल अप्रोच में ऑलरेडी बता दिया था, फिशर ने बताया था, ट्रांजैक्शन मोटिव, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। फिर सेकंड बोला कीनस ने, भैया बिल्कुल ट्रांजैक्शन के साथ साथ, अरे भैया प्रिकॉशनरी भी तो है, तो प्रिकॉशनरी मोटिव भी होता है। ये भी आपको किसने बताया सर? ये तो कैम्ब्रिज ने हमें ऑलरेडी बता दिया। तो सर नया क्या है बेटा? ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशनरी। अब कीन्स ने क्या बोला कि भैया इसके साथ साथ डिमांड फॉर मनी एक और पर्पस के लिए होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव, ध्यान से समझना एक एक करके। अब ना ये वाली अप्रोच सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि आपको इसमें तीनों एस्पेक्ट पढ़ने हैं, आपको ट्रांजैक्शन भी पढ़ना है, प्रिकॉशनरी पढ़ना है, स्पेक्यूलेटिव भी। अब देखो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन आपको थोड़ा सा पता है ऑलरेडी, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है क्यूटीएम या कैम्ब्रिज में। स्पेक्यूलेटिव मोटिव में बता देता हूं। कीनेस का मानना यह था कि अगर कोई पर्सन है ना, अगर कोई पर्सन है तो वो पर्सन मनी की डिमांड तीन पर्पस के लिए करेगा।
मनी की डिमांड 3 पर्पस के लिए करेगा। पहला है ट्रांजेक्शन मोटिव। अब ट्रांजेक्शन मोटिव आपको पता है, ट्रांजेक्शन मोटिव बोले तो, अरे भैया ट्रांजेक्शन मोटिव बोले तो भैया बाइंग एंड परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सेकंड क्या था? सेकंड था प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या था सर? प्रिकॉशनरी मोटिव बोले तो कि भैया अनसर्टेन फ्यूचर के लिए, अनसर्टेन फ्यूचर के लिए भैया आपको फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, हॉस्पिटल वॉस्पिटल कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए रखना। और बेटा स्पेक्यूलेटिव मोटिव समझना, अरे स्पेक्यूलेटिव मोटिव होता है, स्पेक्यूलेटिव मोटिव होता है अगर आपको फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अगर आपको फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी तो आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए। जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं बेटा, वॉरेन बफेट को अगर आप जानते हो, वॉरेन बफेट मतलब वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर है, टॉप इन्वेस्टर, इनकी ये टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड में आते हैं और वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स में से आते हैं। अब वॉरेन बफेट का अगर आप बुक्स वगैरह देखोगे ना, इनकी एक बहुत फेमस बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, इनके गुरुजी जो है ब्रेंजामिन करके उन्होंने लिखी है। अब उसमें वॉरेन बफेट और इनके जो गुरु है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है, वो अपने 100 रुपीज में से सिर्फ और सिर्फ 60 या 50 रुपीज ही मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, मतलब स्टॉक मार्केट में। ऑन दी अदर हैंड सर बाकी 40 कहां करेगा फिर, बाकी 50? और वो कहते हैं जो रिमेनिंग 40 का बैलेंस है वो होल्ड करेगा कैश की फॉर्म में या अपने बैंक की फॉर्म में। सर ऐसा क्यों? बेटा वो इसीलिए होल्ड करेगा कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में उसे कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई, जैसे आज अगर मुझे लग रहा है कि यार एसबीआई बैंक एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसमें बुलिश है, तो मैं इसमें इस इन्वेस्टमेंट का फायदा तभी उठा पाऊंगा ना जब मैंने कोई कैश होल्ड करके रखा है। भाई ये तो पैसा मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। अब एसबीआई में अभी आज मुझे लग रहा है भाई बहुत ग्रोथ होने वाली है, तो बेटा इसमें तो मैं तभी इन्वेस्ट कर पाऊंगा जब मैंने आज कैश होल्ड करके रखा है। तो ये जो कैश 40 रुपए होल्ड करा है, ये मैंने फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होल्ड करा है ना, तो ये 40 रुपए क्या है? ये है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ये क्या है? स्पेक्यूलेटिव मोटिव। तो यही कीनेस का मानना था कि लोग मनी 3 पर्पस के लिए होल्ड करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन जो आपको ऑलरेडी पता है, सेकंड प्रिकॉशनरी जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव में ना कंफ्यूजन मत होना, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होल्ड करा है कि फ्यूचर में अगर मान लो मुझे लग रहा है कि भाई कोई शेयर में बहुत प्राइस एकदम ड्रॉप हो गया, अब ये इसको खरीदने का सबसे अच्छा टाइम है, तो मेरे पास पैसा होना चाहिए ना उसे खरीदने के लिए। तो स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए भी लोग पैसा होल्ड करके रखते हैं, डिमांड करते हैं। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बेटा किसी बच्चे को कोई भी डाउट, समझ आया आपको? जल्दी से बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। कीन्स ने 3 बातें बोली, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और इसका अलग से एक चीज बोल दी स्पेक्युलेटिव मोटिव, कि भैया फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी लोग आज कैश होल्ड करके रख सकते हैं। तो अब हम एक एक को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसमें नंबर 1 पढ़ना, हेडिंग डालो ट्रांजेक्शन मोटिव, फटाफट देखेंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे इसमें, आपको आता है ऑलरेडी। ट्रांजैक्शन मोटिव, भाई ये तो वो पैसा है जो हर बंदा रखेगा ही रखेगा, ये आपको रखना ही पड़ेगा भाई, राशन वाशन घर पे भरवाना है तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए तो पैसा रखना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, लिखेंगे फटाफट। इट रेफर्स टू द नीड ऑफ कैश, इट रेफर्स टू द नीड ऑफ कैश फॉर करंट ट्रांजैक्शन, फॉर current transaction, for current transactions, for personal and business exchange, for current transaction, for current transaction of for personal and business exchange. Point number 2, this need arises, ट्रांजेक्शन के लिए पैसा क्यों रखना पड़ता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, lack of synchronization between रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा क्यों रख रहा है?
क्योंकि बेटा मेरे पास पैसा इनकम आ रहा है 1 तारीख को, लेकिन मेरे खर्चे पूरे 30 दिन में हो रहे हैं, तो क्योंकि सिंक्रोनाइज नहीं है, इनकम एक दिन आती है, एक्सपेंडिचर दूसरे दिन होता है, तो आपको पैसा होल्ड करके रखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन के लिए। तो पहला ये क्या है, कैश की नीड है फॉर करंट ट्रांजेक्शन पर्सनल और बिजनेस के लिए। ये क्यों होता है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन का लैक है बिटवीन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। थर्ड, ट्रांजैक्शन मोटिव फर्दर क्लासिफाइड इनटू, इसमें आपको 2 मोटिव होते हैं, पहला इनकम मोटिव, दूसरा बिजनेस मोटिव। पर्सनल के लिए इनकम मोटिव होगा और बिजनेस एक्सचेंज के लिए बिजनेस मोटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट कितने हुए ट्रांजैक्शन में, 3। नेक्स्ट लिखना पॉइंट नंबर 4। अब इसको डिनोट करूंगा टीडीएम से, ठीक है। ये क्या है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, आपको लिखना है ब्रैकेट में लिख लो। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैं पूरे टाइम ऐसे ही बोलूंगा, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, टीडीएम से बोलेंगे, ठीक है ऐसे, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। अब इसके बारे में सुनो ध्यान से, कह रहे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, एमसीक्यू में आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ इनकम। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ इनकम। अब इसका मतलब समझो बेटा, क्या बोल रहा है, कह रहा है जो टीडीएम है वो डायरेक्ट फंक्शन है वाई का। सर क्या मतलब, इसकी इक्वेशन है ये। सर इस इक्वेशन का थोड़ा वो बताओ मतलब। बेटा सिंपल सा मतलब है यार, अगर आपकी कंज्यूमर की, पर्सन की इनकम ज्यादा है तो वो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। अगर आपकी इनकम कम है तो आप ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कम करोगे। तभी तो बोला कि क्या है ये, ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनकम के। ज्यादा इनकम मतलब आपको ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड चाहिए, अगर कम इनकम है तो ट्रांजैक्शन फॉर डिमांड फॉर मनी कम रहेगा। तो आप इक्वेशन याद रखिएगा बेटा, ये है गया, ये कीनेस का पहला चल रहा है ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है, यहां लिख देता हूं। ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, और यहाँ पे y क्या हो गया, इनकम। और फंक्शन क्या बता रहे हैं, फंक्शन बता रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, इनकम ज्यादा मतलब ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ज्यादा। अच्छा एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन मोटिव में लास्ट पॉइंट खत्म हो जाएगा। एक बात और याद रखना, ट्रांजैक्शन डिमांड इनकम के साथ तो डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। अभी समझाऊंगा कैसे, इट इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक, दैट इज, इसका मतलब क्या आपको पता है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इन इलास्टिक मतलब होता है कि जो रिस्पॉन्स नहीं करता या बहुत कम रिस्पॉन्स करता है, तो टीडीएम जो होता है ना वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है, दैट इज चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, change in rate of interest have no influence in change in transaction demand for money। बस पहली लाइन लिख लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा, फटाफट से, ठीक है। बेटा आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन प्लीज कॉन्टिन्यूसली बोलते रहने, कॉन्टिन्यूसली, लास्ट पॉइंट को भी मैं समझाऊंगा, पर एक बार मैं वापस से रिपीट कराऊंगा, वापस से सबसे पहले आओ। बेटा मैं आपको केल्जियन थ्योरी करा रहा हूँ, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी करा रहा हूँ, ये हमारी थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है डिमांड फॉर मनी की। अब कीनस का क्या मानना था, कीनस ने बोला कि डिमांड फॉर मनी 3 पर्पस की होगी, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव। अब ये तीनों मुझे पढ़ाने हैं, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन के साथ करा। बेटा ट्रांजेक्शन क्या, इट रेफर्स टू द नीड ऑफ कैश फॉर करंट ट्रांजेक्शन, अंडरलाइन करेंगे, करंट ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांजेक्शन मोटिव होता है। अब चाहे वो पर्सनल के लिए हो, चाहे वो बिजनेस एक्सचेंज के लिए हो। ये क्यों होता है, ये अराइज होता है क्योंकि लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है बिटवीन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, इसलिए होता है। सर इसको फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करा, पर्सनल के लिए मतलब इनकम मोटिव और बिजनेस के लिए मतलब बिजनेस मोटिव।
फिर कह रहे जो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी होता है TDM, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है इनकम से। मतलब इनकम ज्यादा तो उस बंदे को ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी ज्यादा चाहिए होगी। अगर इनकम कम है, पुअर बंदा है, तो उसे ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी कम रखेगा तब भी चलेगा। और लास्ट पॉइंट क्या बोला, इसे भी इंपॉर्टेंट बना लेना बेटा, कह रहा है TDM जो है वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है। मतलब क्या, मतलब चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता चेंज इन TDM पे। सर क्या मतलब बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से, बहुत आराम से सुनना बेटा। मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन है चिराग। अब चिराग बेटा मुझे ध्यान से सोच कर बताइयो, ध्यान से सोच कर बताइयो, दिमाग लगाकर बताइयो बेटा। मान लीजिए चिराग जो है, आज चिराग के पास, ये हमारा चिराग भाई बेटा, आज चिराग भाई के पास इनकम आ जाती है 100 रुपए। अभी मैं ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो हल्का एग्जांपल लूंगा, ज्यादा भसड़ नहीं करूंगा। चिराग के पास इनकम आई 100 रुपए। अब चिराग ने बोला कि इसके मैं तो 2 पार्ट करूंगा, ठीक है, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, 2 पार्ट। एक तो भैया मैं ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए रखूंगा चिराग 80 रुपए, और एक तो मैं जी प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखूंगा, फ्यूचर में भाई कुछ भी हो जाए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखूंगा 20 रुपए। इसने बहुत कैलकुलेट करा लेगा, मेरा महीने का राशन वाशन सब लगा के 80 रुपए लगता है, तो मुझे पूरा 80 तो ट्रांजेक्शन के लिए रखना पड़ेगा, और बाकी जो प्रिकॉशनरी है ये 20 रुपए कहाँ रखेगा, ये रखेगा वहां। अब सुनना, गुल्लक में डाले इसने 20 रुपए। अब ध्यान से सुन के बताना मुझे एक बार, अब ध्यान से सुन के बताना। चिराग बेटा एक बात बता, अब मान लीजिए यहां पे एक पर्सन है बैंक, और बैंक जो है वो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट दे रहा है एट द रेट 2%। पहले पहले की बात बता रहा हूं। अब चिराग के पास जो 100 रुपए है, उसमें से ये उसने कैश होल्ड करा है, किसका, ट्रांजेक्शन पर्पज का। उसे पता है यार ये पैसा तो मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे घर के एक्सपेंसेस के लिए चाहिए ही चाहिए। और ये 20 रुपए मान लीजिए बेटा इसने सेविंग करी है गुल्लक में, इसलिए भाई 20 रुपए में अपने सेविंग रखूंगा ताकि फ्यूचर में प्रिकॉशनरी अगर कोई अनसर्टेनिटी हो तो मुझे हेल्प मिल जाए इस पैसे से। अब चिराग सोच के बताइए, सोच के बेटा, अगर इस बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट 2 से कम करके, ओ सॉरी 2 से हटा के बैंक ने अपने इंटरेस्ट कर दिए एट द रेट 5%। बेटा प्लीज सारे बच्चे रिप्लाई देंगे, अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया तो क्या चिराग का ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी विच इज दी TDM, जिसे हम TDM बोलते हैं, क्या वो अफेक्ट होगा? सारे बच्चे सोच के बताना। अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या वो अपने घर के खर्चे सारे के सारे जो वो पैसे होल्ड करा था वो कम करके बैंक के पास रखवा देगा, हाँ या ना, या कोई चेंज नहीं आएगा? रखवा देगा सर बैंक में। बेटा एक बात बता, सर रखवाएगा। रखवाएगा वो? सर नो चेंज। सर नहीं होगा। सर 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 नहीं नहीं होगा। रखवाएगा, सोचिए, बेसिक नीड तो अगर पूरी आपकी करेगा मम्मी ही ने ना। 1000 रुपए चावल लाने के लिए रखे हैं, और अगर बैंक बोले आज कि इंटरेस्ट रेट हमने डबल कर दिया, तो बेटा तुम्हारी मम्मी के चावल के पैसे छोड़ के बैंक में पैसे रखवाने चले जाएगी क्या? अबे नालायकों, कैसी बातें बिल्कुल नहीं करते हो? सर। बेटा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, अरे इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि ये तो आपको चाहिए ना गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। जियोगे कैसे बेटा? तो बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे, ये जो TDM है ये इंटरेस्ट इन इलास्टिक होती है। मतलब क्या बोल रहा है ये, कह रहा है चेंज इन इंटरेस्ट रेट हैव नो इन्फ्लुएंस इन दी चेंज इन TDM। भाई आपकी मम्मी राशन के पैसे बैंक में थोड़ी जमा करवा देगी, अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए उससे मम्मी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बात समझ लो आप? यस सर, सर नो सर, नो सर, 20 रुपए रखवा देंगे। हाँ अब कार्तिक ने सही बोला, कार्तिक ने सर देखो, देखो TDM में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो गारंटी है भाई। TDM तो ट्रांजेक्शन पर्पज से, वो तो आपको कैश में होल्ड करना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा जो कार्तिक ने बोला, सर देखो हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े ना, अगर हो सकता है बढ़े, तो मैं अपने गुल्लक के जो 20 रुपए रखे हैं वो कोशिश करूंगा बैंक में रखवा दूं। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो इंटरेस्ट से इनइलास्टिक होती है। मतलब आप इंटरेस्ट बढ़ाओ या घटाओ, जिस बंदे ने ट्रांजेक्शन के लिए 80 रुपए रखे वो तो अपने पास ही रखेगा, वो नहीं डालेगा। लेकिन जो प्रिकॉशनरी वाली मनी होती है ना, वो ना, याद रखना, थोड़ी सी इलास्टिक होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत हाईली इलास्टिक नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ी इलास्टिक होती है।
मतलब अगर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा तो आपको यार प्रिकॉशन के लिए तो रखने हैं, मेरे पास रहे गुल्लक में या बैंक के पास रहे, एक ही बात है, बैंक तो इंटरेस्ट भी ज्यादा दे रहा है, चलो बैंक पे रखवाते हैं। तो याद रखेंगे टीडीएम का इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इट इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। लेकिन जो पीडीएम है, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, उसका इंटरेस्ट रेट से इलास्टिसिटी होता है। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप प्रिकॉशनरी टीडीएम को कम करोगे, फिर आप अपने पास पैसा कम होल्ड करोगे और ये पैसा बैंक में रखवा दोगे। क्या ये बात समझ आती है बेटा सारे बच्चों को, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर, समझ आ गई। बेटा जिन बच्चों ने बोला था सर टीडीएम हम पैसा रखवा देंगे, वो समझ आया क्यों नहीं रखवाएंगे? चिराग बेटा तेरे को क्लियर है? दुर्वांश? यस सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए ये हो गया बेटा आपका पहला, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। अब जल्दी से बेटा पॉइंट नंबर बी पे आएंगे, जल्दी से पॉइंट नंबर बी पे आएंगे। पॉइंट नंबर बी क्या है? विच इज प्रिकॉशनरी मोटिव। फटाफट से जल्दी जल्दी करेंगे, खत्म होगा। बी लिखो आप, प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव। अब यहां समझना क्या है, थोड़ा सा आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ा हम लिखते हैं फटाफट। कीनस ने सेकंड क्या बोला? प्रिकॉशनरी मोटिव। अब प्रिकॉशनरी मोटिव में लिखो पहले क्या है, कीप्स अ पोर्शन ऑफ देयर इनकम, keeps a portion of their income to finance unpredictable expenditure, to finance unpredictable expenditure। पहला पॉइंट, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। पॉइंट नंबर 2, the amount of पीडीएम, पीडीएम समझ गए, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इनकम, कॉमा, इकोनॉमिक कंडीशंस, कॉमा, पॉलिटिकल कंडीशंस, कॉमा, नेचर ऑफ पर्सन। अभी इसको बताता हूं मैं, आप एक बार एक काम करो, मीटिंग रिज्वाइन करो जल्दी से सारे बच्चों। हाँ जी, पहला पॉइंट बेटा क्या बोला? कीप अ पोर्शन ऑफ देयर इनकम टू फाइनेंस अनप्रिडिक्टेबल। ये तो आपको ऑलरेडी पता है क्या भैया, कि प्रिकॉशनरी मनी हमेशा अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंडिचर के लिए होता है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है जो पीडीएम है, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, उसका अमाउंट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है पहला, साइज ऑफ इनकम। बेटा अगर कोई अमीर आदमी है तो उसका फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए खर्चा जो है वो ज्यादा हो सकता है, तो वो पीडीएम का पैसा ज्यादा रखेगा। कोई गरीब आदमी है जो साइज ऑफ इनकम कम है, तो पीडीएम का पैसा कम रखेगा, तो इनकम पे डिपेंड करता है। दूसरा, इकोनॉमिक कंडीशन। सर जैसे इकोनॉमिक कंडीशन या पॉलिटिकल कंडीशन, बेटा जैसे कोविड आया था, रिसेशन एक्सपेंशन चल रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि अब रिसेशन चल रहा है, तो भैया रिसेशन में लोग क्या करते हैं? प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा ज्यादा रखते हैं।
क्योंकि उनके लिए उन्हें पता है भैया कुछ भी हो सकता है। अगर एक्सपेंशन चल रहा है तो वो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा कम रखेंगे, उस पर डिपेंड करता है। और थर्ड क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ पर्सन, मतलब क्या, इसके ब्रैकेट में लिख लेना बेटा। आपको याद है पिगो का एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म वाला, ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, बिजनेस साइकिल में बताया था मैंने। कह रहे पर्सन का नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई नेगेटिव बंदा है, पेसिमिस्टिक बंदा है, जो सोच रहा है भाई गड़बड़ी होगी गड़बड़ी होगी, तो भैया वो प्रिकॉशन के लिए पैसा ज्यादा रखेगा। अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक बंदा नहीं भाई कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरी तो सैलरी बढ़ेगी, ये होगा, वो अच्छा सोच रहा है, तो बेटा वो प्रिकॉशन फ्यूचर के लिए पैसा कम मेंटेन करके चलेगा। तो इस पे पीडीएम जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप ये वाला कॉपी कर देना यहां से, थर्ड पॉइंट यहां से कॉपी कर देना बेटा। जो पीडीएम है इज डायरेक्टली proportional to लेवल ऑफ इनकम। यानी बेटा सेम वही इक्वेशन बनेगी जो हमने वहां लिखी थी। क्या इक्वेशन थी, अगर आपको याद हो, यहां पे भी सेम इक्वेशन आएगी। क्या, पीडीएम इज फंक्शन ऑफ वाई। यही इक्वेशन वहां पे भी थी, वहां पे टीडीएम था, अब पीडीएम है। सर मतलब अगेन बेटा डायरेक्ट रिलेशन है, अगर इनकम ज्यादा होगी तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। और ये क्या है बेटा, ये है आपकी इनकम। और लास्ट पॉइंट आ जाओ, जैसा कार्तिक ने हमें बताया था बेटा, याद करो जब चिराग के पास 100 रुपए थे तो 80 रुपए जो टीडीएम जो ट्रांजेक्शन के लिए थे, इंटरेस्ट इनइलास्टिक होता है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन कार्तिक ने बोला सर जो गुल्लक में 20 रुपए पड़े थे, अगर इंटरेस्ट बढ़ा तो हो सकता है कि मैं वो बैंक में डिपॉजिट करा दूं। यानी कि कंक्लूजन सुन लो बेटा, लास्ट पॉइंट नंबर 4, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी आर इनकम इलास्टिक। ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया, देखो भाई इनकम से तो इलास्टिक है ना, इनकम से तो इलास्टिक है, इनकम बढ़ेगी तो ये चेंज होंगे। बट प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी आर not very sensitive, not very sensitive to rate of interest। बेटा प्लीज थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना क्या बोल रहा है। यहां पे अगर आप नोटिस करो ना, तो इसने बोला था कि टीडीएम जो होता है वो इंटरेस्ट इनइलास्टिक होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट से टीडीएम का कोई पड़ेगा ही नहीं फर्क। लेकिन इधर क्या बोला, इधर बोला कि जो पीडीएम होता है वो नॉट वेरी सेंसिटिव। देखो नॉट वेरी लिखा है, नॉट वेरी, इसका मतलब थोड़ा बहुत सेंसिटिव हो सकता है, परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑल्दो याद ही रखना ये भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इनइलास्टिक होता है, इंटरेस्ट इनइलास्टिक बट लेस, कभी कभी कुछ केसेस में इलास्टिक भी हो सकता है। चलिए, तो ये हो गया बेटा, ट्रांजैक्शन मोटिव पहला बता दिया, प्रिकॉशनरी मोटिव दूसरा बता दिया। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताएंगे जल्दी से, अदरवाइज मैं आपको लास्ट बता रहा हूं स्पेकुलेटिव मोटिव, और उसके बाद हमारा जो है केन्जियन थ्योरी होता है खत्म। अब स्पेकुलेटिव मोटिव में क्या बोला ध्यान से समझना। किसी बच्चे को बेटा यहां तक कोई डाउट, जगदीश, अंजलि, चिराग, देव, दुर्वांश, गुनगुन, हर्ष, ज्योति, करण, कार्तिक, नेहा, निकिता, नुपुर, सारे बच्चे बेटा, किसी को कोई भी दिक्कत? नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया, ट्रांजैक्शन हो गया, प्रिकॉशनरी हो गया। जल्दी से एक पॉइंट और करते हैं फटाफट, फिर हमारा केन्जियन अप्रोच खत्म। सी डालो, और ये बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना एक वो स्पेशल फीचर है जो कीनेस में अकेले है, क्योंकि बाकी दोनों तो आपको क्यूटीएम और कैम्ब्रिज वाले में भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखना स्पेक्यूलेटिव मोटिव, स्पेक्यूलेटिव मोटिव। और मैंने आपको बता दिया स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या है। स्पेक्यूलेटिव मोटिव में हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बचाते हैं पैसे। यहाँ पे तो फ्यूचर अनप्रिडिक्शन के लिए बचाते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम बेटर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बचाते हैं कि भाई हो सकता है फ्यूचर में कोई हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्टमेंट की, और अगर हमारे पास पैसे नहीं हो तो हम उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लूज कर जाएंगे। तो आपको थोड़ा पैसा रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट भी आप कर पाओ। तो यहाँ पे ये लिखा है
पॉइंट नंबर 1 पे आओ बेटा जल्दी से। आप लिखेंगे लिक्विड बैलेंसेस आर held with the expectation of finding better uses for money in the future। बेटा बेटर यूजेस फॉर मनी इन द फ्यूचर। तो कह रहे हैं आपको लिक्विड बैलेंस मेंटेन करना चाहिए इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपको फ्यूचर में बेटर यूजेस ऑफ मनी। बेटर यूजेस ऑफ मनी का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ना बेटर यूजेस ऑफ मनी को अंडरलाइन करके लिख लो बेटर इन्वेस्टमेंट। ये किसकी बात कर रहा है, ये बेटर इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर की बात कर रहा है, बेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया स्पेकुलेटिव मोटिव। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, होल्ड कैश टू इन्वेस्ट in any attractive investment, any attractive investment opportunity requiring cash expenditure। hold cash to invest in any attractive investment opportunity requiring cash expenditure। पॉइंट नंबर 3 लिखो, Keynes assumed that, assume क्या बेटा, बिल्कुल सही सोचा उसने। क्या बोल रहा है, expected return on money is zero। बहुत बढ़िया बात बोली है, मैं अभी समझाऊंगा क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट में। पहले 2 पॉइंट तो बड़े सिंपल है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला, कीनस ने अज्यूम करा कि जो रिटर्न है मनी पे वो 0 है, बट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब सर 2 बातें मैं आपको ध्यान से सुन रहा हूं, बताना एकदम क्लियर से सुन लो। कीनस का मानना ये था, मानना क्या था, ऐसा है मनी पे जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 0। मतलब बेटा अगर आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हैं तो क्या वो 100 रुपए ग्रो हो पाएंगे आपकी जेब में, उसमें जो रिटर्न है वो तो 0 ही मिलेगा ना। लेकिन वहीं अगर आप उस पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, अब देखो इसने ना बॉन्ड क्यों बोला बेटा, ये ना बहुत पहले की थ्योरी है। उस टाइम पे ना स्टॉक मार्केट, शेयर, डिबेंचर्स, ऐसे तरह की चीजें नहीं चलती थी, इतना ट्रेंड में नहीं थी, बहुत बहुत ही रेयर थी। और उस टाइम पे जितनी भी मेजर इन्वेस्टमेंट होती थी ना, लोग बॉन्ड्स में करते थे। तभी यहाँ पे ना इसने बॉन्ड वर्ड यूज कर दिया, अदरवाइज ये नॉर्मल शेयर्स की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे बॉन्ड इससे लिखा है क्योंकि बहुत पहले की थ्योरी है। तो कीनस ने बोला भैया देखो, अगर आप पैसा अपने पास मनी रखोगे तो उसका रिटर्न तो 0 है, उससे तो आपको ग्रो ही नहीं होगा। लेकिन जब आप यही पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न 2 तरह के मिलेंगे। कौन कौन से तरह के बेटा, आपको ऑलरेडी पता है। पहला, आपको बेटा बॉन्ड पे इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा। अब जैसे शेयर्स के टाइम पे डिविडेंड मिलता है, वैसे बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है। तो पहला बेनिफिट, आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा हर साल। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा बेटा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन्स। अरे ये बॉन्ड या शेयर के प्राइजेस भी तो बढ़ेंगे ना। तो अगर मैंने मान लो टाटा मोटर्स का एक शेयर लिया है जो कि 1000 रुपए का है, और यहां पे मैंने कैश होल्ड करा है 1000 रुपए। अब देखो दोनों में डिफरेंस। यार ध्रुवांश, इस केस में तू मुझे बताएगा तेरा रिटर्न कितना होगा। वो 1000 रुपए तेरे पे कितने तू 1 साल तक होल्ड करके रख, 1000 रुपए कितने हो जाएंगे 700 सर इन्फ्लेशन लगाने बेटा, के बाद। 1000 रुपए तो 1000 ही रहेंगे अगर आप कैश होल्ड करके बैठे हो। लेकिन अगर आप बॉन्ड या शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो ये जो शेयर है इस पे पहले तो आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड फॉर्म में मिलेगा हर साल जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मान लो एक शेयर पे 20 रुपए, एक शेयर पे 100 रुपए, ऐसे मिल गया। प्लस प्लस बेटा 1 साल के बाद क्या इस शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा, और मान लो ये शेयर 1000 से 1200 रुपए हो गया, तो टेक्निकली आप रिटर्न कैलकुलेट करो। पहला तो आपको रिटर्न इंटरेस्ट पेमेंट का मिला, लेट्स अज्यूम आपको 100 रुपए इंटरेस्ट मिला, प्लस 200 रुपए का एप्रिसिएशन हुआ, तो नेट रिटर्न आपको 300 रुपए का मिल गया ना। तो कीनस ने यही बोला कि भैया कैश होल्ड करने पे रिटर्न 0 है,
और अगर आप बॉन्ड्स की फॉर्म में करोगे तो दो रिटर्न है, एक तो इंटरेस्ट मिलेगा प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये बात आप याद रखना। पहले बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? सारे बच्चे बेटा फटाफट से, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर, डाउट नहीं है। जल्दी बताओ बेटा। अंजलि, चिराग, देव, यश, सिद्धार्थ, रिया। सर क्लियर है। ठीक है जी, नो सर। अब यहां पे एक लास्ट चीज और देख लो, टॉपिक खत्म हो जाए। इसकी इक्वेशन की बात करूं मैं तो बेटा याद रखना, फंक्शन क्या है? एसडीएम। अब एसडीएम क्या है? स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज द फंक्शन ऑफ आर। अब यहां पे आर क्या है बेटा? आर है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन दोनों में याद रखना, अभी तक मैंने क्या क्या बताया था, टीडीएम का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एसडीएम का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये दोनों इंटरेस्ट रेट से इनइलास्टिक है। लेकिन जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो मनी इनकम से, तो उसका रिलेशन आपकी बुक में दिया नहीं है। लेकिन बेटा याद रखिएगा, ये जो इक्वेशन है ये आपस में दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। इन दोनों का आपस में इनवर्स मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी कम रखोगे। मतलब बेटा अगर बैंक में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप अपने पास कैश क्यों होल्ड कम करोगे? या मैं बोलूं, अगर बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप तो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दोगे ना, कैश क्यों रखोगे अपने पास? तो याद रखना, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी आप कम रखोगे। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, मतलब बॉन्ड आपको रेट नहीं दे रहा, तो आपको क्या पागल थोड़ी, मैं बॉन्ड तो इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा, एक काम करता हूँ सारा पैसा ना कैश में होल्ड करता हूँ, जब फ्यूचर में मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखेगी बॉन्ड में तब मैं पैसा डालूंगा। तो कीनस ने इक्वेशन दी कि भैया स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इनवर्सली रिलेटेड है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे ये मैं लिखवा भी देता हूँ। पहले तो ये लिख लो, ये क्या है? ये क्या है? ये है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। दिस इज व्हाट, दिस इज स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। एंड ये क्या है बेटा? दिस इज करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन दोनों में क्या रिलेशन दिया? तो बेटा रिलेशन भी याद रखना। यहां पे बोला क्या? स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ इंटरेस्ट। आई रिपीट, अगर अगर करंट बॉन्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप कैश होल्ड करना ज्यादा पसंद करोगे। आप कहोगे जब इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा काहे पैसा डाले, कैश होल्ड ज्यादा करोगे। ठीक है ना? यानी स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगी? ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर करंट बॉन्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो रखा है, वो कह रहे हैं ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, तो बेटा आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप कैश होल्ड क्या करोगे? कम, आप बॉन्ड परचेज करना पसंद करोगे। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी विल रिड्यूस। बस पहले बताओ ये बात समझ आती क्या? कोई दिक्कत बेटा प्लीज बता दीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो प्लीज बिंदास बताने का। ये हो गया स्पेक्युलेटिव मोटिव। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखो ये तो मैंने जो ये बताया ना, ये वाला पार्ट ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया है। अब कीनस तो भैया थोड़ा इकोनॉमिस्ट है, तगड़े बंदे हैं, इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताया, बट मैंने अब आपको बता दिया तो आपको समझ आ जाएगा। इन्होंने थोड़ा टर्म का यूज करा। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा मैंने आपको 3 सिचुएशन दे रहा हूं, कह रहा है ये 3 सिचुएशन होंगी, इनमें 3 सिचुएशन। और इन 3 सिचुएशन को समझने के लिए आपको पहले याद रखना है, एक होता है आर एन। इन्होंने बोला आर एन होता है मार्केट का रिटर्न, मार्केट का रिटर्न। और एक होता है आर सी विच इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। आर एन इज मार्केट का रिटर्न जो मार्केट में चल रहा है, और आरसी जो है वो है जो बंदा पैसा है, जिसके पास पैसा है, जो इन्वेस्टर है, उसकी एक्सपेक्टेशन। अब इसमें इन्होंने 3 सिचुएशन बना के दिया आपको। इन्होंने क्या बोला? कीनेस ने बोला भाई देखो 3 सिचुएशन हो सकती है। पहला सिचुएशन,
आर एन लेस देन आर सी, आर एन इज इक्वल टू आर सी और आर एन इज ग्रेटर देन आर सी। ये पता है आप कहां पे पढ़ोगे? ये ना आप इंटर ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट आता है एफएम, उसमें पढ़ोगे पूरा, बहुत इन डेप्थ, बहुत इन डेप्थ। बट अभी तो जितना है उतना देखो ध्यान से। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या, देखो ध्यान से, इन्होंने बोला कि अगर मार्केट का जो रिटर्न है, मार्केट का रिटर्न है, अभी जो मार्केट में दे रहे हैं वो मान लो दे रहे हैं 5%, जो एक्चुअल में मिलेगा, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन, आपके आप कह रहे हो कि नहीं जी मुझे तो मेरे पैसे पे एटलीस्ट 8% चाहिए ही चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर ऐसा है आपको चाहिए 8, लेकिन मार्केट कह रही नहीं मैं तो 5 ही दूंगी, तो क्या आपको मार्केट में बॉन्ड परचेज करना चाहिए या कैश होल्ड करना चाहिए? सोच के बताना जल्दी से, फटाफट, सबका आंसर चाहिए मुझे। अगर मार्केट का रिटर्न कम है आपकी एक्सपेक्टेशन से, तो आपको कैश होल्ड करना चाहिए, बॉन्ड परचेज करने चाहिए? जल्दी बताओ। सर कैश होल्ड सर कर लेना कैश चाहिए। होल्ड करना। तो बेटा यहाँ पे कीनस ने बोला आप ना कैश ओनली पोर्टफोलियो बना लेना, कैश ओनली पोर्टफोलियो। बस ऐसे जो मैंने यहाँ पे बताया था वही बोल रहा है भाई। अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कम है ना, मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम है, तो आप क्या करोगे? तो आप कैश होल्ड करोगे। बस इसने थोड़ा ऐसे बोल दिया, मैंने आपको सिंपल वे में बताया था। सेकंड, अगर मार्केट का रेट है 8% और आपने सोचा था मुझे तो जी 5% मिल जाए बस, अब उल्टा हो गया। मतलब आप जब इन पैसा बॉन्ड में लगा रहे थे, आपने बोला यार 5 भी मिल गया ना तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बॉन्ड दे रहा है आपको 8%। बेटा ऐसे में आपको कैश होल्ड करना चाहिए या बॉन्ड होल्ड करना चाहिए? जल्दी बताओ। सर बॉन्ड बॉन्ड होल्ड होल्ड करना करना चाहिए। चाहिए। वेरी गुड। तो आप कीनस ने बोला आप बना लेना बॉन्ड्स ओनली पोर्टफोलियो। फिर से बता रहा हूं बेटा, यहाँ पे शेयर्स की इसलिए बात नहीं हो रही क्योंकि ना ये थ्योरी बहुत पुरानी है। उस टाइम पे बॉन्ड्स की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होता था, शेयर डिबेंचर जैसी चीजें नहीं होती थी, इसीलिए। और बेटा अगर आर एन आर सी इक्वल है तो इसे बोला इनडिफरेंस लेवल। ये होता है इनडिफरेंस लेवल। इनडिफरेंस लेवल मतलब जहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंस लेवल मतलब कैश और बॉन्ड्स बोथ विल हैव सेम रिटर्न। यहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिटर्न्स है दोनों, तो आप कैश और बॉन्ड दोनों में से कुछ भी होल्ड करो, इट डजंट मैटर, इनडिफरेंस लेवल है। मेरे हिसाब से बेटा आपको ये चीज समझ आती है। इसी के साथ आपका कीनस का अप्रोच भी होता है समाप्त और खत्म। किसी बच्चे को कोई भी डाउट, प्लीज बेटा अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है प्लीज बताइए। बेटा किसी बच्चे को कोई भी डाउट? नो सर, क्लियर नो है। सर। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए नो सर क्लियर। मिडिल क्लास, मिडिल वाला फिर से, मिडिल वाला फिर से बेटा। मैं मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, चिराग भाई ध्यान से सुनो बेटा। अगर अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि भैया मुझे एटलीस्ट चाहिए 5% का रिटर्न, और मार्केट कह रही है बॉन्ड में 5% ही रिटर्न मिलेगा, मतलब अगर आप पैसा होल्ड करते हो ना कैश में, तो आप कह रहे हो 5% तो मैं वैसे ही कमा लूंगा, 5% तो मिनिमम है जो मुझे चाहिए, और बॉन्ड कह रहा है मैं भी 5% ही दूंगा। बेटा उस केस में आपका इनडिफरेंस लेवल आएगा। मतलब इनडिफरेंस लेवल में क्या बोल रहा है कि आप चाहो कैश होल्ड करो या आप चाहो बॉन्ड लो, दोनों में से कुछ भी कर लो, दोनों के रिटर्न सेम है, दोनों के रिटर्न सेम है। आप कह रहे हो कि मैं अगर मेरे पास पैसा रहेगा मैं 5% तो ऐसे ही कमा लूंगा, तो ये आपका एक्सपेक्टेशन है। बॉन्ड कह रहा है अगर तू मेरे पे इन्वेस्ट करेगा तो भी 5 ही मिलेगा, तो फिर आपकी मर्जी ना, आप अपने पास पैसा रखो या बॉन्ड रखो, इट डजंट मैटर। लेकिन पहले वाले केस में क्या होता? पहले वाले में आपने बोला देख भाई मैं तो अपने पास पैसा रखूंगा ना, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है 8% तो मैं वैसे ही ले लूंगा इधर उधर से, और बॉन्ड कह रहा है मैं तो 5 ही दूंगा, तो कह रहे भाई मैं बॉन्ड क्यों लूं, मैं तो अपने पास रखूंगा कैश ओनली, तो इधर आपने कैश ओनली लिया। इस वाले केस में अगर आप अपने पास पैसे रखते आपको मिलते 5, लेकिन बॉन्ड कह रहा है मैं दूंगा 8, तो उस केस में आप बॉन्ड की तरफ जाइए। लेकिन आप अपने पैसा रख रहे हो 5, बॉन्ड भी दे रहे हैं 5, तो आपका इंडिफरेंस लेवल है, उसमें आप कैश और बॉन्ड दोनों में से कुछ भी होल्ड करिए, इट डजंट मैटर। चिराग भाई आई होप दिस इज क्लियर। बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज कीनस का अप्रोच होता है खत्म। बेटा कीनस का अप्रोच यहीं पे होता है खत्म। यहाँ पे कीनस का अप्रोच सबसे बड़ा अप्रोच है आपके पूरे सिलेबस में, तो ध्यान से रखिएगा। ठीक है, हमने 3 मेजर अप्रोच पढ़ा दिया आपको। पहला कौन सा पढ़ाया? सबसे पहला था क्यूटीएम, जिसे क्लासिकल अप्रोच, ट्रांजेक्शन अप्रोच, फिशर्स अप्रोच बोलते हैं। सेकंड मैंने पढ़ाया कैम्ब्रिज अप्रोच। सब ना इक्वेशन याद रखना, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो क्यूटीएम में
पीटी इज इक्वल टू एमवी या पीटी इज इक्वल टू एमवी प्लस एम डैश वी डैश। फिर कैम्ब्रिज में इक्वेशन क्या थी, एमडी इज इक्वल टू के टाइम्स पीवाई। फिर इधर क्या आया, इधर तीन मोटिव आए। ट्रांजेक्शन मोटिव में टीडीएम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम और ये इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है, इसको फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट से। सेकंड, पीडीएम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम और ये भी किसी हद तक इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है। मतलब कुछ कुछ कंज्यूमर होते हैं जो शायद इंटरेस्ट के बेसिस पे कर ले, लेकिन ये भी इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है। बेटा थर्ड आता है स्पेकुलेटिव मोटिव। बेटा ये क्या बोला, ये होता है इंटरेस्ट इलास्टिक। और ये कैसे इलास्टिक होता है, इसका इनवर्स रिलेशन होता है। करंट इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, अपने पास पैसा कम रखोगे। इसकी इक्वेशन सबकी याद रखिएगा, ये कंक्लूजन याद रखिएगा। 1 मार्कर एमसीक्यू के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, बस प्रिपेयर रहिएगा इसके लिए हर एंगल से। चलो, अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए बेटा, अदरवाइज हमने तीनों अप्रोच अपनी मेजर खत्म कर लिए। अब हमारी कौन सी अप्रोच बती है, पोस्ट केंद्रीय नब थ्योरी। अब एक बात बताओ, अभी ये तीनों अप्रोच अभी करानी है या कल मैं मॉर्निंग या आफ्टरनून में क्लास रखूं? जल्दी से क्लियर करो भाई, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट। सर कल सर कल ये कल वाला कौन बोला? सर कल, करण बोला सर कल कल। नहीं सर, ये पंकज बोल रहा है, मैं तो अभी करा दो बोल रहा हूँ। अच्छा माइक तेरा ऑन हुआ। अभी कल अभी अभी कराओ सर, सर कर दो, अभी ही कर दो सर। चलो यार अभी 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 करा, बोल उसको रहे हैं। खत्म कर दो पंकज ना। भाई कल कल बोल रहे हैं, बाकी बच्चे अभी भी बोल रहे हैं। तो एक काम करो बेटा, एक काम करो, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, ज्यादा टाइम लगेगा वैसे, 1 घंटा ही हुआ है, 1.5 घंटा तो मैंने सोचा था। सिद्धार्थ कह रहे कल। अबे यार, इसके लिए भी वोट डलवाओगे क्या आप? चलो कोई नहीं, एक काम करते, ऑनलाइन ना मेरा ज्यादा ऐसे खींचने का मन नहीं करता। पता नहीं समझ नहीं आता तुम्हारी शक्लें देख के कि समझ आ रहा है, कुछ बच्चे बताते भी नहीं है क्लियर। भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, जितना पढ़ाया कोई नहीं, वो कम कम करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा मेन मोटिव है कि आपको ना समझ आना चाहिए, जहां दिक्कत हो ना प्लीज वहां बता दिया करो यार। एक काम करते हैं फिर ना, मैं कल क्लास रखता हूँ आपकी इस वाले पार्ट के लिए, बस। फिर जब हम मंडे मिलेंगे, मंडे हम सीधा वो करेंगे, मनी सप्लाई। ठीक है, तो ये जो पोस्ट केंद्रीयन थ्योरी है ये हम करेंगे बेटा कल। और याद रखना कल का जो टाइम है वो मैं आपको बता दूं, कल आपका टाइम या तो मॉर्निंग में होगा क्योंकि आपकी कोई और क्लास तो शेड्यूल नहीं होगी, या तो मैं आपका टाइम मॉर्निंग में लिखूंगा 10 से 11 ऐसा समथिंग, या 10 से 11:30 ऐसा, या फिर होगा लेट नाइट। लेट नाइट जैसे बोले तो, लेट नाइट बोले तो बेटा 9 से 10 या 8:30 से 10:30, ये वाले टाइम में ना जनरली यार थोड़ा डिले हो जाता है, तभी मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग में ही ले लूं, क्योंकि कई बार मैं बाहर बाहर चले जाता हूँ तो ना फिर याद नहीं रहता, मैं भी बाहर बिजी हो जाता हूँ। 8:30 to 9:30, तो कोशिश करूंगा मॉर्निंग में निपटा के ही जाऊँ ये वाला टॉपिक। अदरवाइज नाइट में ये वाला फिर पार्ट रख लेंगे 9 से 10 बजे, 1 ही घंटा लगेगा, साथ नहीं मैं 1 घंटा भी ज्यादा बता रहा हूँ, 45 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम। फिर मंडे जब हम मिलेंगे तब मनी सप्लाई करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे। सर कल ऑफलाइन बेटा, ऑफलाइन, ओ सॉरी ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन सॉरी। मंडे को आपकी ऑफलाइन होगी जो नॉर्मल शेड्यूल होता है। कल इन दोनों में से जो भी स्लॉट होगा वो होगा ऑनलाइन ही। ठीक है, 99% चांस है कि मॉर्निंग में ये वाला टाइम हो, 10 से 11 वाला। ठीक है, और पर जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आज रात तक ग्रुप में बता दूंगा मैं। तो आज रात को ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, या तो मॉर्निंग या फिर लेट नाइट। ठीक है, टाइमिंग वाइमिंग सब बताएंगे, क्लास ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी। और अब ये खत्म करा के मंडे को मैं मनी सप्लाई स्टार्ट करूंगा। आई होप सबको क्लियर हो। आज रात को प्लीज एक बार ग्रुप चेक कर लेना, अपने दोस्तों उसको सबको बता देना, और रिकॉर्डिंग में मैं अभी अपलोड करके भेज दूंगा। अगर आपका कोई दोस्त क्लास मिस करा है तो उसे प्लीज बता देना और देख लेना। चलो, कोई डाउट परेशानी तो बताइए बेटा, वरना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास कल सुबह या रात को, जैसा भी रहेगा। थैंक यू सो मच बेटा, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा, मेहनत करिए, बस कुछ दिन की मेहनत बची है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।